कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं। पहला होता है घोष और दूसरा होता है अघोष। देखो, घोष को ही सघोष बोलते हैं। तो घोष या सघोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। तो घोष या सघोष क्या होता है? इनके उच्चारण में गले में कंपन होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या 31 होती है। और कौन कौन से वर्ण घोष या सघोष होते हैं? जो सभी स्वर होते हैं ना, अ से लेके अ तक, वो क्या होते हैं? वो घोष या सघोष होते हैं। और जितने भी वर्ग होते हैं ना, क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने व्यंजन होते हैं, उसमें प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन घोष या सघोष होता है। मतलब पहला दो व्यंजन छोड़ दो प्रत्येक वर्ग का, तो जो तीसरा, चौथा और पांचवा प्रत्येक वर्ग का जो व्यंजन होता है ना, उसको घोष या सघोष बोलते हैं। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, य, र, ल, व, वो भी क्या होता है? वो घोष या सघोष होता है। और उसमें व्यंजन होते तो चार है, लेकिन जो तीन तरह के स होते हैं ना, उनको छोड़ के जो सिर्फ ह होता है उसको सिर्फ घोष या सघोष बोलते हैं। अब देखो, अघोष क्या होता है? जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष कहते हैं। तो अघोष में क्या होता है? इनके उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 13 होती है। घोष की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और अघोष में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। मतलब 13 क्या होगा? अघोष का संख्या 13 होता है। और अघोष कौन कौन से वर्ण होते हैं? जो क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने व्यंजन होते हैं ना, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। मतलब बाकी तीसरा, चौथा, पांचवा प्रत्येक वर्ग का हमने पढ़ा कि ये क्या होते हैं? ये सघोष होते हैं, घोष होते हैं। और जो पहला और दूसरा बच जाता है ना प्रत्येक वर्ग का, वो क्या हो जाता है? वो अघोष होता है। देखो, उसमें व्यंजन होते तो चार है, लेकिन ह क्या हो जाता है? ह घोष हो जाता है। तो बाकी जो तीन बच जाते हैं ना, श, स, ये क्या हो जाता है? ये अघोष हो जाता है। अल्प प्राण क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। तो अल्प प्राण क्या होता है? जो वर्ण होते हैं ना, उनके उच्चारण में जो वायु होती है ना, वो थोड़ी सी मात्रा में निकलती है, उसे हम अल्प प्राण बोलते हैं। और जितने भी वर्ग होते हैं ना, क से लेके प वर्ग तक, उसमें प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और जो पांचवा वर्ण होता है ना, उसको अल्प प्राण बोलते हैं। देखो, इसका क्या मतलब हुआ कि हर वर्ग से ना आपको क्या करना है? पहला वर्ण लेके फिर अल्टरनेट वर्ण लेना है आपको। मतलब क ले लिया तो एक छोड़ के आप ग लोगे, फिर एक छोड़ के अंग लोगे। तो ऐसे जो वर्ण होंगे ना, वो क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण होंगे। और जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ना, य, र, ल, व, वो भी क्या होते हैं? वो अल्प प्राण होते हैं। देखो, महाप्राण क्या होता है? जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। तो देखो, महाप्राण नाम से भी लग रहा है कि इसमें जो उच्चारण करते टाइम जो वायु होगी ना, वो अधिक मात्रा में निकलेगी, तो वो क्या हो जाएगा? महाप्राण। और जितने भी वर्ग होते हैं ना, क वर्ग से लेके प वर्ग तक जितने भी व्यंजन होते हैं ना, तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वो महाप्राण होता है। मतलब पहला, तीसरा और पांचवा तो क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है। और जो बाकी दूसरा और चौथा बच जाता है वो महाप्राण होता है। तो हर वर्ग से, जैसे इसमें ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ, हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। और जो उसमें व्यंजन होते हैं ना, तीन तरह के स और ह, वो भी क्या हो जाता है? वो भी महाप्राण होता है।